आगाज में अहम मामला DGISI की तकर्री पर मुशावरत मुकम्मल हो गई है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट किया है जिसमें लिखा है, वजीर आजम और आर्मी चीफ के दरमियान नए DGISI की तकर्री पर मुशावरत हो चुकी है। नई तकर्री का प्रोसेस भी शुरू हो चुका है। एक बार फिर सिविल और फौजी क़यादत ने यह साबित किया है कि मुल्क के इस्तेहकाम, सालमियत और तरक्की के लिए तमाम इदारे मुत्तहिद और यकसा हैं। बड़ा अहम बयान, बड़ा अहम ट्वीट किया गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की उनकी जानिब से लिखा गया कि वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान नए DGISI की तकर्री पर मुशावरत हो चुकी है। अपने नाजरीन को याद दिलाएं कि इससे कबल गुज़िश्ता रोज़ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तमाम तर बातें वाज़ेह कर दी गई थी। जो कयास आराइयाँ की जा रही थी उन पर बड़ा वाज़ेह दो टोक मौक़िफ़ सामने आया था। नई तकर्री का प्रोसेस भी शुरू हो चुका है। एक बार फिर सिविल और फौजी क़यादत ने यह साबित किया है कि मुल्क के इस्तेहकाम, सालमियत और तरक्की के लिए तमाम इदारे मुत्तहिद और यकसा हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म जनरल फैज़ हमीद को 4 से 6 माह DGISI बरकरार रखना चाहते थे। हुकूमती रुकने कौमी असम्बली आमिर डोगर ने समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में बड़ी खबर दे दी। बोले, वज़ीर आज़म ने काबीना इजलास में कहा, फौज की इज्जत है तो वज़ीर आज़म की भी इज्जत है। वज़ारत दिफा से 3 से 5 नाम सामने आएंगे जिनमें से एक नाम वज़ीर आज़म मंजूर करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ कैबिनेट के मेंबर्स को बिठाया और उन्होंने तफसील से बात की। ये कहा कि मेरे आइडियल ताल्लुकात हैं जनरल बाजवा से। ये भी कहा, जैसे आपने कहा कि मेरी ख्वाहिश थी कि जो अफ़गानिस्तान का इशू है, ज़ाहिर है आप उसके डायरेक्ट मुतासरीन में से हैं और हमारा एक बहुत बड़ा रोल है उस सारे प्रोसेस में। तो जनरल बाजवा भी कुछ माह गुजार जाते हैं, जनरल फैज़ को भी कुछ माह रहने देते। हाँ, जनरल फैज़ वहाँ कुछ माह रह जाते और ताकि इस सारी सिचुएशन में आप जानते हैं कि उन्होंने जब तक अफगान इशू सेटल नहीं हो जाता तो 4-6 माह तक उनकी तब्दीली ना होती। ये बात उन्होंने कही मीटिंग 3 या 5 वहाँ से दोबारा नाम आएंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से जी थ्रू प्रॉपर चैनल और फिर उसमें से एक नाम जो है वो प्राइम मिनिस्टर मंजूरी करके। उन्होंने ये कहा कि मेरी कोई ईगो नहीं है, वो एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ कंट्री हैं, अवाम के मुंतखब इस ऑफिस की वज़ीर आज़म है और आर्मी चीफ और उस ऑफिस की भी अपना एक एहतराम है, एक इज्जत है। आर्मी चीफ को भी ये कह देना कि आप एक ड्यू प्रोसेस करें और उसके तहत आए, तो वरना तो यहाँ रबर स्टैंप्स लगती रही हैं। ये आज उन्होंने जुमला बोला कि मैं रबर स्टैंप नहीं हूँ। समरियों पे रबर ये आज प्राइम मिनिस्टर ने जुमला बोला ना कि मैं रबर स्टैंप नहीं हूँ। देखें, सारी बातों का तो आपको पता लग ही जाता है, तो मेरे मुंह से आपने जरूर निकालना है। फवाद चौधरी साहब ने भी बात जो की वो ये की कि जो आईनी तरीकाकार है उसको फॉलो किया जाएगा। दोनों इदारे एक दूसरे का एहतराम। जब आप कहते हैं किया जाएगा जी, तो गा से मुराद ये है कि 6 अक्टूबर वाला एक्शन जो था वो आइन और कानून से मावरा था। नहीं, ये तो अब इसकी इंटरप्रिटेशन आप जिस तरह से मर्जी 6 अक्टूबर की समरी है, नहीं ऑफिशियली समरियां आती भी हैं फिर चली जाती, अब जाएंगी वापस। सियासत समरियों में कोई इतराज भी लग जाता, हो सकता चली भी गई हो। विफाकी काबीना के इजलास में अहम अस्करी ओहदे पर तकर्री की गूंज। वजीर आज़म इमरान खान ने DGISI की तकर्री के नोटिफिकेशन के मामले पर काबीना को एतमाद में लिया। वाज़ेह किया कि तकर्री के नोटिफिकेशन के मामले को गलत रंग ना दिया जाए, सब एक पेज पर हैं, मामला जल्द हल हो जाएगा। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं DGISI का तकर्रुर वजीर आज़म की अथॉरिटी है, आईनी और कानूनी तकाज़े पूरे किए जाएंगे। अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। विफाकी काबीना में अहम अस्करी तबादलों की गूंज। वजीर आज़म ने कहा DGISI की तकर्री के नोटिफिकेशन के मामले को गलत रंग न दिया जाए, सब एक पेज पर है, मामला जल्द हल हो जाएगा। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं ये अहम तकर्री करने का अख्तियार तो है ही सिर्फ वजीर आज़म का। नए DGISI की तकर्री के लिए जो कानूनी तरीका है वो इख्तियार किया जाएगा, उसके ऊपर भी दोनों का इत्तफाक राय है। उसमें जो अथॉरिटी है वो वज़ीर आज़म की है। वज़ीर इत्तलात ने गुज़श्ता शब 2 बड़ों की तवील मुलाकात का भी बता दिया। पाकिस्तान के सिविल और मिलिट्री के दरमियान एक बहुत आइडियल ताल्लुकात है। कभी भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कुछ ऐसा हरगिज़ कदम नहीं उठाएगा जिससे पाकिस्तान की फ़ौज की इज्जत में कमी हो, और पाकिस्तान के सिपाह सालार कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे पाकिस्तान के सिविल सेटअप की इज्जत में कमी हो। सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ तबसरों का सवाल हुआ तो जवाब शायराना था। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, या वो दूसरा भी है ना कि हसरत उन गुंचों पे जो बिन खिले मुरझा गए।
और PTI रहनुमा आमिर डोगर के इंकशाफ पर वज़ीर ममलिकत बराए इतलात फ़ारूक हबीब से सवाल किया गया तो वो सीधा जवाब देने के बजाय गोल मोल बातें करते रहे। कहा जनरल फैज़ ने अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और मुल्क को दरपेश खतरात में बेहतरीन काम किया। आमिर डोगर साहब ने एक टीवी प्रोग्राम में कहा कि जी वज़ीर आज़म साहब रिटेन करना चाहते थे मौजूदा जो मतलब जनरल फैज़ को एज DG ISI, तो इस वजह से जो है वो ये मामला हुए हैं। यानी ये मामला ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का नहीं, ये मामला जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब की उस ख्वाहिश का है कि वो मौजूदा DG ISI को ही रिटेन करना चाहते थे एज DG ISI। जो अफगानिस्तान की सूरत हाल दरपेश है, पाकिस्तान को जो बैरून मुल्क से जो सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है, सारे हवाले से जो जनरल फैज़ साहब है उन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया है। आर्मी चीफ का भी कैंडिडेट है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की पॉलिसी के साथ ही पाकिस्तान की अफवाज भी साथ खड़ी हुई। अच्छा नहीं सर, देखिए बात यह है कि ये बात आपके मामले खुसूसी ने कही है, मतलब मैंने कही होती है, किसी और ने कही होती है, इसको आप कयास राय कह सकते थे, लेकिन मामले खुसूसी अगर ये बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो ये बात डिस्कस हुई है। और जो कल की जो मैं बात आपको कर रहा हूं, मैं आपको ऑफिशियल बात कर रहा हूं। लीगी रहनुमा मुसद्दिक मलिक कहते हैं DG ISI की तैनाती के मामले को हुकूमत खुद सियासी बना रही है। अब तक जितने भी बयानात आए वो वुज़रा की जानिब से आए। पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा ने कहा अनोखे लाडलों की आदतें बिगड़ जाती हैं। हुकूमत ने पहले दीगर इदारों पर वार किए, जो रह गए थे अब वहां भी किस्मत आजमाई करना चाहती है। अफवाज पाकिस्तान की तकर्रुरियों के मामले पर अपोजिशन की जानिब से भी बातें की जा रही हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा जो कुछ सामने आ रहा है वो बदकिस्मती है। वैसे अनफॉर्चुनेट ये है कि खान साहब अदलिया पे भी वार कर चुके हैं, इलेक्शन कमीशन पे भी वार कर चुके हैं, बाकी भी जहां जहां उनका मीडिया पे भी उन्होंने अपना कोशिश कर ली है। अब ये एक इदारे रह गए थे, इन पे अल्लाह करे ऐसा कोई सूरत हाल न बने, लेकिन लगता यूं ही है कि शायद यहाँ पे भी वो अपनी किस्मत आजमाई या हिम्मत आजमाई करना चाहते हैं। अनोखे लाडले होते हैं ना, उनकी आदतें बिगड़ जाती हैं। लीगी रहनुमा मुसद्दिक मलिक ने कहा हुकूमत खुद इस मामले को सियासी बना रही है। मेरा सवाल ये है कि जब ये स्टेटमेंट्स जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आके पब्लिक डोमेन में देते हैं तो इससे कौन पॉलिटिसाइज कर रहा है? हमारी तरफ से तो ये स्टेटमेंट नहीं आई है। इस बात को 5-6 दिन हो गए हैं, तो ये स्टेटमेंट्स तो बार बार हुकूमत की तरफ से आ रही हैं। मुसद्दिक मलिक का कहना था कि अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या DG ISI की तकर्रुरी के लिए मुकर्ररा तरीक़ेकार पर अमल नहीं हुआ। उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि अब अहम तरीन ओहदे पर तैनाती किसकी होगी। अभी अहम खबर है, आमदन से जायद असासे और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का केस। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी समेत दीगर की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई है। हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे इरफान उल हक से। इरफान, सिंध हाई कोर्ट ने मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके जेल भेजने का हुक्म भी दे दिया है, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। जी मारूख, ये मजमूई तौर पर 18 मुल्ज़िमान नामजद किए गए हैं इस नैब रेफरेंस में, और नैब की जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया गया है कि कोई 1 अरब रुपए से ज़ायद के जो ये असासे हैं गैर कानूनी और नाजायज़ असासे हैं, आमदन से ज़ायद असासे हैं, और उसका ये रेफरेंस बनाया गया था जिसमें आगा सिराज दुरानी, उनके अहल खाना और उनके मुलाजमीन को शामिल किया गया था बतौर मुल्ज़िमान। सिंध हाई कोर्ट से मुल्ज़िमान ने ज़मानत हासिल की थी जिसे नैब ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, और सुप्रीम कोर्ट ने मामला दोबारा सिंध हाई कोर्ट को भेजा कि असर-ए-नौ इस मामले की समाअत की जाए, जिस पर एक 2 रुकनी खुसूसी बेंच बनाया गया जिसने मुकम्मल तौर पर इसकी समाअत की है और समाअत के बाद फैसला महफूज किया था। आज जस्टिस नदीम अख्तर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने जो फैसला जारी किया है उसके मुताबिक 18 में से 9 मुल्ज़िमान की ज़मानत मंजूर की गई है और 9 मुल्ज़िमान की ज़मानत मुस्तरद कर दी गई है। जिन मुल्ज़िमान की ज़मानत मंजूर की गई है उसमें आगा सिराज दुरानी की अहलिया नाहिद दुरानी, उनकी साहबजादी सोनिया दुरानी, शाहाना दुरानी, सारा दुरानी शामिल हैं। इसके अलावा गुलजार नामी एक अहम मुल्ज़िम हैं, उनकी ज़मानत मंजूर की गई है और दीगर मुल्ज़िमान की ज़मानत मंजूर की गई है। तहम आगा सिराज दुरानी समेत कई ऐसे मुल्ज़िमान हैं जिसमें इनके मुलाजमीन भी शामिल हैं, जिनके नाम पर जायदादें खरीदी गई, वो लोग भी शामिल हैं। इन सब की ज़मानतें अदालत ने मुस्तरद कर दी हैं। ठीक है, यानी आगा सिराज दुरानी समेत 8 मुल्ज़िमान हैं जो आप बता रहे हैं जिनकी दरख्वास्त ज़मानत को मुस्तरद किया गया है। बेहद शुक्रिया, तफसील से आपने आगाह किया। और जहांगीर तरीन ने हुकूमत बनाने का क्रेडिट ले लिया। कहते हैं सीटें कम पड़ी तो मैंने जहाज चलाया, आज़ाद उम्मीदवारों को पार्टी में लाया, मगर अफसोस साजिश के तहत खान साहब से अलग कर दिया गया। शिकवा किया कि उन्हें गलत फैसले से नाअहल किया गया। मुझे एक बहुत ही
गलत फैसले से, फजूल फैसले से मुझे नाअहल कर दिया गया, उसके बावजूद मैंने नहीं छोड़ा इमरान खान का। वजीर आजम के करीबी साथी जहांगीर तरीन लोधरा में गुफ्तगू के दौरान दिल की बातें कर गए। कहा, मुखालिफिन ने 1.5 साल कोशिशों के बाद मुझे साइडलाइन किया। ये एक बाकायदा साजिश के तहत मुझे खान साहब से अलग करने की कोशिश की गई और मुझे अलग कर दिया। 2018 इंतखाबात के बाद हुकूमत बनाने में किस तरह मदद की, ये भी बताया। कुछ सीटें कम हुई थी, फिर आप सबको किस्सा पता है, फिर जहाज चला, अल्लाह का शुक्र। पंजाब में हुकूमत साजी के लिए कोशिशों का जिक्र भी हुआ। खान साहब ने कहा, ये पंजाब के बगैर हमारी हुकूमत का कोई फायदा नहीं। एक मुझे मैसेज आया, मैंने सिर्फ वापस लिखा, आप फिक्र मत करें, मेरे पे छोड़। कहा, तमाम मेहनतें पाकिस्तान के लिए थीं, अब भी इमरान खान को दूसरों से मुख्तलिफ समझते हैं। इमरान खान वो आदमी था जो कि मुख्तलिफ था बाकी सियासतदानों से, मैं बाकी मुख्तलिफ भी था, अभी भी है। दूसरी जानिब बलूचिस्तान में सियासी हलचल जारी है। तहरीक अदम एतमाद पेश होने से पहले ही BAP में पार्टी सदारत पर जंग शुरू हो गई है। वज़ीर आला जाम कमाल ने पार्टी सदारत से अपना इस्तीफ़ा वापस ले लिया। नाराज अरकान ने ज़हूर बुलैदी को पार्टी इलेक्शन तक कायम मकाम सदर मुकर्रर कर दिया है। तफसील बता रहे हैं नूरुल आरफीन इस रिपोर्ट में। बलूचिस्तान में सियासी कशमकश जारी। वज़ीर आला जाम कमाल ने पार्टी सदारत छोड़ने के फैसले पर यू टर्न लेते हुए अपना इस्तीफा वापस ले लिया। कहते हैं, कुछ दोस्तों ने पार्टी इलेक्शन तक सदर रहने का मशवरा दिया है। मेरा ताल्लुक इस कुंबे से है और यकीनी तौर पे मैं आज पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ। कल को इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे, जो भी पार्टी का प्रेसिडेंट होगा उसके साथ इसी तरह लब्बैक के साथ हम भी इन्हीं कुर्सियों पे इंशाल्लाह बैठेंगे। जाम कमाल खान ने फ्लोर क्रॉसिंग करने वाले अरकान के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया भी दिया। कहते हैं, तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए नंबर गेम पूरा कर लेंगे। अगर चंद ऐसे लोग हैं जो आखिरी स्टेज तक बिल्कुल पार्टी डिसिप्लिन को भी क्रॉस करते हैं, दोस्तों की बात भी नहीं मानेंगे, पार्टी स्ट्रक्चर को भी नुकसान देंगे, तो फिर यकीनी तौर पे पार्टी कुछ चीज़ों के हवाले से बैठ के हम फैसला करेंगे। दूसरी तरफ बलोचिस्तान अवामी पार्टी भी 2 धड़ों में तकसीम हो गई। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने पार्टी सदारत से अपना इस्तीफा वापस ले लिया, जबकि एक धड़े ने ज़हूर बुलैदी को पार्टी इलेक्शन तक कायम मकाम सदर मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कैमरामैन जफर बलोच के साथ नूर आरफीन, समा, कोयटा। अभी खबर ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वज़ीर आज़म को मिलने वाले तहाइफ की मालूमात पब्लिक करने से मुतालिक दरखास्त पर समाअत हुई। हुकूमत ने फिर इस पर मोहलत मांग ली है। बात करेंगे समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। सुहेल, बताइए समाअत का अहवाल। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिर इस केस पर समाअत हुई है और काबीना डिवीजन ने जो दरखास्त दायर कर रखी है उस पर फिर मोहलत मांग ली गई है वफाकी हुकूमत की जानिब से कि कुछ मोहलत दी जाए। इस पर फिर हम मामलत करेंगे कि ताइफ की मालूमात पब्लिक कर सकते हैं या नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस तरह ये इस्तफसार किया कि अगर कोई दिफाई तोहफा ना हो तो वो बेशक ना बताएं, लेकिन हर तोहफे को पब्लिक करने पर क्यों पाबंदी है? अगर किसी मुल्क ने हार या कोई भी चीज़ तोहफे में दी है तो उसे पब्लिक कर देने में हर्ज ही किया है। अगर हुकूमत दीगर ममालिक से मिलने वाले ताइफ ना बताकर खुद ही शर्मिंदा हो रही है, इससे तो बेहतर है कि उनको किसी म्यूजियम में रख दिया जाए ताकि लोग उसको देख सकें। ताहम इस पर मजीद कार्रवाई जो है अब वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई है, क्योंकि वफाकी हुकूमत की जानिब से मजीद मोहलत मांगी गई थी इस दरखास्त पर मामलत के लिए। तफसील के लिए शुक्रिया सुहेल। अभी खबर यह है कि लाहौर में डेंगू मजीद 3 अफराद की जान ले गया। मजमूई अमवात 15 हो गई हैं। 24 घंटे में 219 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि जनरल अस्पताल, जिना अस्पताल, गंगाराम और सर्विसेज अस्पताल मरीजों से भर गए हैं। हम बात करेंगे, दानियाल उमर हमारे साथ हैं उनसे। दानियाल, 3 मजीद अफराद की जान ले गया है डेंगू, फिर क्या किया जा रहा है, इक़दाम क्या उठाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, डेंगू केसेस में बतदरीज इजाफा देखने में आ रहा है और डेंगू बुखार के मजीद 229 केसेस रिपोर्ट हुए हैं लाहौर में। और लाहौर में डेंगू केसेस की जो तादाद है वो 3600 से तजावज़ कर गई है। अगर हम लाहौर के अलावा सूबे भर का तजिया करें तो 24 घंटे के दौरान 96 केसेस रिपोर्ट हुई हैं पंजाब भर से। और पंजाब में भी अब जो कुल तादाद है लाहौर समेत वो 4800 से तजावज़ कर गई है। डेंगू की मजीद 3 अमवात भी रिपोर्ट हुई हैं और अब सूबे भर में जो अमवात की तादाद है वो 15 तक पहुँच गई है। लाहौर के अस्पतालों में डेंगू के तकरीबन 626 मरीज जो है वो इस वक्त जेरे इलाज हैं, जबकि जो चिल्ड्रन अस्पताल है वहाँ भी डेंगू बुखार के 14 जो बच्चे हैं वो जेरे इलाज हैं। और लाहौर के 7 बड़े अस्पताल हैं, उनकी डेंगू वार्ड इस वक्त मुकम्मल भरे हुए हैं। मुकम्मल तौर पर भरे हुए हैं। बहुत शुक्रिया, इस हवाले से आपने आगाह किया।
खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू मच्छर के वार एक ही दिन में 198 नए केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। सूबे भर में वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 3000 से भी बढ़ गई है। बात करेंगे, अब्दुल रहमान हमारे साथ हैं। अब्दुल रहमान, मजमूई तौर पर सूरत हाल बताइए और इसके साथ साथ ये भी बताइए कि अस्पतालों की क्या सिचुएशन है। जी बिल्कुल, डेंगू के जो वार हैं वो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जारी हैं और खसूसन पेशावर, नौशहरा जो अजला हैं वो सबसे ज्यादा इस वक्त मुतासिर हैं, जहां पर मजमूई तौर 1700 से ज्यादा इस वक्त मुतासरा अफराद मौजूद हैं, जबकि मजमूई तौर पर पूरे सूबे में 3121 अफराद जो है वो डेंगू वायरस का शिकार हो चुके हैं, जिनमें 24 घंटों में 198 अफराद शामिल हैं। इसके अलावा जो है अब तक जो मानसेरा है मजीद 53 अफराद, कोहाट में मजीद 4 और हरिपुर में वो भी बहुत ज्यादा मुतासरा इलाका है, वहाँ पर भी केसेस की तादाद तकरीबन 374 तक पहुंच गई है, वो भी मुतासिर है। जबकि अब तक जो है 4 अफराद डेंगू से जाबाक हुए हैं जो गुज़िश्ता हफ्ते, लेकिन एक हफ्ते के दौरान कोई दूसरा शख्स जाबाक नहीं हुआ और इंतजामिया की कोशिश है कि जल्द अज जल्द इसके लार्वे को तरफ और जो मुतासरा इलाके हैं वहाँ पर आगाह करने के लिए आपका शुक्रिया अब्दुल रहमान। आगे चलकर देखिए, डॉलर से प्यार पड़ेगा महंगा। लाहौर में दिन दिहाड़े वकील की खातून मुअव्विन को कत्ल कर दिया गया। बाटापुर में 35 साला शख्स के सर पर गोली मारकर जान ले ली गई। शहर में 2 रोज के दौरान 10 अफराद कत्ल हो चुके हैं। रियाज अहमद रिपोर्ट करेंगे। आईजी पंजाब नोटिस पर नोटिस लेते रहे, लाहौर में कत्ल की वारदातें न रुक सकी। जौहर टाउन में दिन दिहाड़े वकील की मावन खातून को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। एडवोकेट सज्जाद कुरैशी अपनी असिस्टेंट अकीला सुबहानी को लेने उसके घर आए। खातून को लेकर वो गाड़ी पर जैसे ही चले, मोटरसाइकिल सवार शख्स ने आकर फायरिंग कर दी। मकतूला के शोहर का कहना है, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। रूटीन से जैसे रोजाना जाती हैं घर से, वैसे ही घर से निकली हैं, तो आगे ये ऐसा हो गया। ये अब हमें पता नहीं है क्या होगा, किसने किया, किस तरह होगा। पुलिस के मुताबिक हमलावर एक था जिसने एक रोज कबल रैकी भी की थी। एक शख्स आया 9 मिलीमीटर की, इसने पिस्टल इस्तेमाल की है और अभी तफ्तीश और ऑपरेशंस की टीमें बना दी गई हैं, रेड्स वगैरह कर रहे हैं। उधर बाटापुर के करीब 35 साला शकूर अली नामी शख्स को सर में गोली मार दी गई। शहर में 2 रोज के दौरान मुख्तलिफ वाकयात में खवातीन समेत 10 अफराद कत्ल हो गए हैं। कैमरा टीम और रिपोर्टर अली रजा के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। FIA ने 6 करोड़ डॉलर खरीदने वाले 100 अफराद का सुराग लगा लिया। मुनज़्ज़म मनी लॉन्ड्रिंग के लिए 35,000 डॉलर की शर्त से कम हजारों ट्रांजैक्शंस की गई। डॉलर की तरसील को जानबूझकर 35,000 डॉलर से कम रखा गया। रियाज अहमद की रिपोर्ट देखिए। डॉलर से प्यार करने वालों की फहरिस्तें तैयार। FIA ने 6 करोड़ डॉलर से ज्यादा खरीदने वालों का पता चला लिया। मुनज़्ज़म मनी लॉन्ड्रिंग के लिए स्टेट बैंक की शर्त के मुताबिक 35,000 डॉलर से कम रकम की हजारों ट्रांजैक्शनें हुई। ये तरीकाकार डॉलर की होल्डिंग को खुफिया रखने के लिए इस्तेमाल किया गया। FIA हुकाम के मुताबिक चंद मनी एक्सचेंज कंपनियां बराह रास्त इस धोखाधड़ी में मुलविस हैं। सिर्फ 500 अफराद को इस तरीके से 100 मिलियन डॉलर से ज्यादा फरोख्त किए गए। FIA ने मनी एक्सचेंज के मालकान और मुतलका खरीदारों को 15 अक्टूबर को तलब कर लिया है। रियाज अहमद, समा, लाहौर। कहा कुछ किया कुछ, मामला जानिए थोड़ी देर बाद। शब्बर जैदी ने FBR के इक़दाम को भत्तागिरी करार दे दिया। प्रोग्राम नया दिन में गुफ्तगू में कहा, ये सब पैसा कमाने का तरीका है। वज़ीर आज़म से बात करूंगा। भत्ताखोरी और बदमाशी के खिलाफ मुल्कगीर मुहिम का भी ऐलान किया। 2 क्वार्टर में आपने देखा है कि कलेक्शन आपकी बढ़ गई है, तो क्या मेरा कानून तो मौजूद था, आपको क्या जरूरत थी ये कानून को खत्म करने की? वो अपने कमरे में बैठ के फैसले करके उसका अकाउंट फ्रीज कर देंगे, ये मैं इससे एग्री नहीं करता। ये जो बाकी बातें करते हैं कि हम टैक्स जमा करते हैं, ये बिला वजह की गुफ्तगू है। इनमें से कोई टैक्स देने वाला नहीं है, ये ऐसी सिर्फ भत्तागिरी और बदमाशी वाला केस है और ये पैसे पकड़ने का तरीका है। मैं इस मैटर को प्राइम मिनिस्टर के पास लेके जाऊंगा जैसे वो फारिग होते हैं। कायदा फर्में बनी हुई हैं जो लोगों से रिकवरी करती हैं और जिसको हम यहूदियों का सूट या उसको कहते हैं, उस पर काम चल रहा है। इस्लाम तो इससे आगे जाता है, वो कहता है कि खर्च देने से बेहतर है
कर्ज हसना दिया जाए। तो ये सब चीजें जो हैं ये हम भूल गए हैं और ये सो कॉल्ड इस्लामिक बैंकिंग जो चल रही है ये बेनामी बिल्कुल बेकार का सिलसिला है। और नथिया गली में गवर्नर हाउस अवाम के लिए क्या खुलता, ट्रैक और अतराफ के रास्ते खारदार तारे लगाकर बंद कर दिए गए। अवाम के लिए ट्रैक और गांव का रास्ता बंद हो गया है। तफसीलात बता रहे हैं आतिफ कयूम अपनी रिपोर्ट में। हम सारे गवर्नर हाउसेस को पब्लिक के इस्तेमाल के लिए यूज करेंगे। नथिया गली गवर्नर हाउस के रास्ते आवाम के लिए बंद कर दिए गए। नथिया गली गवर्नर हाउस के करीब खारदार तारे लगाई जा रही हैं। रास्ता बंद होने से इलाका मकीन और सयाह मुश्किलात का शिकार हैं। उधर तर्जुमान गवर्नर हाउस का कहना है गवर्नर हाउस में मुख्तलिफ ममालिक के सुफरा आते हैं। खारदार तारें सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर लगाई जा रही हैं। तर्जुमान KPK हुकूमत कामरान बंगश का कहना है गवर्नर हाउस नथिया गली के गिर्द सिक्योरिटी हसार बढ़ाने की मंजूरी सूबाई काबीना ने दी है। वेलकम बैक। सोशल मीडिया को लगाम डालने का हुकूमती मिशन रिमूवल एंड ब्लॉकिंग अनलॉफुल ऑनलाइन कंटेंट रूल्स तैयार। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जल्द नोटिफिकेशन जारी करेगी। जहीर अली से बात कर लेते हैं। जहीर बताइएगा क्या लिखा जाएगा, नोटिफिकेशन किस तरह का आने की तवक्को है? जी बिल्कुल, ये नए सोशल मीडिया रूल्स हैं जो तैयार कर लिए गए और काबीना से इनकी मंजूरी हो चुकी है, जिसके बाद वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बाकायदा तौर पर इन रूल्स का नोटिफिकेशन जारी करेगी। और जो चेंज है इन रूल्स में, उसमें जो सोशल मीडिया कंपनी को जो पहले रूल तैयार किए गए थे उसमें 9 माह के अंदर लागू होने के बाद जो है रजिस्ट्रेशन का पाबंद किया गया था। लेकिन अब 6 माह दिए गए हैं कि जो इन्फोर्स होंगे 6 माह में सोशल मीडिया कंपनी जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड होंगी और 3 माह के अंदर उनका अपने दफातर खोलना होंगे। और उसके अलावा जो अगर सोशल मीडिया कंपनीज जो है वो वायलेशन करेंगी तो 50 करोड़ तक इसका जुर्माना भी होगा। और अथॉरिटी जो अलग से बनाई जानी थी और इस पे एक कोऑर्डिनेटर तैनात करना था, वो तमाम ऑप्शन खत्म कर दिया गया। और इसमें ये नई प्रोविजन डाली गई है कि पाकिस्तानियों का जो डेटा है उसके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी हैं वो पाकिस्तान के अंदर लोकल सर्वर बनाएंगे और जो पाकिस्तानी सार्फिन का अपडेट कर रहे हैं। जहीर बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना की रिहाइश कसरे फातिमा के गैर मुनासिब इस्तेमाल पर सिंध हाई कोर्ट ने बरहमी का इजहार करते हुए महकमा सकाफत के अफसर की सरजनिश कर दी है। इरफानुल हक से बात कर लेते हैं। इरफान, क्या रिमार्क्स दिए गए? देखिए, अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा कि ये इंतहाई एक अहम इमारत थी और इसका एक तकद्दुस था जो बानी पाकिस्तान है, बाबा कौम और उनकी जो शीरा है मोहतरमा फातिमा जिन्ना, उनकी रहायशगाह थी और फातिमा जिन्ना ने अपनी आखिरी सांसें यहाँ ली थी। इस इमारत का एक तकद्दुस होना चाहिए और यहाँ पे नाच गाने और दीगर फंक्शंस आप करवा रहे हैं। अगर कल आप मज़ार कायद पर भी ये नाच गाने करवाएंगे, इस ट्रस्ट को सिर्फ ये जिम्मेदारी दी गई थी सिंध हुकूमत को कि वो इसकी देखभाल करे। ताहम आपने इस पर एक ट्रस्ट बना दिया और उसके ऊपर फंक्शन किए और उससे रकम कमाई। वो सब रकम कहाँ है? अदालत को बताया गया कि ट्रस्ट ने अरबों रुपए कमाए हैं जिसका हिसाब अब तक नहीं मिला है। महकमा सकाफत की जानिब से बताया गया कि हम इसकी देखभाल कर रहे हैं। ताहम अदालत ने महकमा सकाफत की जो अफसर की का बयान था उस पर अदम एतमाद का इजहार किया है और अदम इत्मीनान का भी इजहार किया है। समाअत इस वक्त जारी है। ठीक है, समाअत इस वक्त जारी है। बेहद शुक्रिया आपका। मछली मार्केट या मसाइल का गढ़, खबर की तफसील थोड़ी देर बाद। क्या फातिमा जिन्ना की वसीयत पूरी होगी? मोहाटा पैलेस डेंटल कॉलेज बन पाएगा? फातिमा जिन्ना के असासों के केस की पैरवी करने वाले सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल हसन ने सिंध हुकूमत के बनाए गए मोहाटा पैलेस गैलरी ट्रस्ट को गैर कानूनी करार दे दिया। कहते हैं ट्रस्टीज उनको बनाया गया है जिनकी ये प्रॉपर्टी ही नहीं। शायान सलीम रिपोर्ट करेंगे। कराची के महंगे तरीन इलाके क्लिफ्टन की वसी और अरीज जमीन पर फैला 2 मंजिला शानदार महल मोहाटा पैलेस, जहां साला साल फनून लतीफा से मुतालिक तकरीबात होती हैं, कॉर्पोरेट इवेंट्स मुनक्किद होते हैं, शादियां भी होती हैं और कमर्शियल सरगर्मियों से इंतजामिया खूब पैसे कमाती है। ये महल फातिमा जिन्ना के जाती असासों में से एक है, मगर इसकी देखभाल के नाम पर सिंध हुकूमत ने जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज बनाया है, इसकी कानूनी हैसियत पर फातिमा जिन्ना के असासों के केस की पैरवी करने वाले वकील ख्वाजा शमसुल हसन ने सवाल उठा दिया है। कहते हैं ये बड़ा फ्रॉड है। एक पैसे बनाने का धंधा बना लिया कुछ पावरफुल इलीट है जो बहुत क्लोज रिलेटेड है, मैन सिटिंग इन पावर कॉरिडोर्स लाइक से गवर्नमेंट ऑफ सिंध के। उन्होंने एक नाम निहाद एक और ट्रस्ट बना दिया है जिसका कोई कानूनी हैसियत नहीं, ना कोई कानूनी वजूद है, क्योंकि ट्रस्ट के लिए आपके पास प्रॉपर्टी होना जरूरी है। गवर्नमेंट उसको ओन नहीं करती।
उस वक्त ट्रस्टी ने यहाँ पे कल्चरल शो और बहुत सारे इवेंट के नाम पे करोड़ों रुपए बनाते हैं, बल्कि इसकी पामाल करते हुए शर्मिला फारूकी साहब की शादी यहाँ पे और शर्मिला फारूकी साहब की शादी भी की जितनी तकरीबात थी वही हुई। सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल हसन का कहना है फन तामीर का शाहकार ये महल का असल नाम कसरे फातिमा है, जो सरकारी दस्तावेजात में भी है, जिसे मिटाकर मोहाटा पैलेस कर दिया गया। ये कहना कि उसको मोहाटा पैलेस बनाए ये इंतहाई तारीख से बददियानती है और तारीख की के साथ एक खिलवाड़ खेलने के मुतरादिफ है, और ये तौहीन भी है फातिमा जिना कि ये तौहीन भी है, कायद की फैमिली की तौहीन है ये कि उसको मोहाटा पैलेस कॉल किया जाए, सीज टू बी मोहाटा पैलेस। मोहाटा पैलेस के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में 4 साबका ब्यूरोक्रेट्स और बाकी मुख्तलिफ शोबा हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद होते हैं, जो सोसाइटी में अपनी एक अलग हैसियत रखते हैं। ख्वाजा शमसुल हसन का कहना है कि फातिमा जिना की वसीयत पूरी होने वाली है, क्योंकि ट्रस्टीज ने अदालत में मोहाटा पैलेस को डेंटल कॉलेज में तब्दील करने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। शायान सलीम, समा, कराची। अभी खबर यह है कि लाहौर के इलाके डिफेंस में नामालूम अफराद जज के ड्राइवर की लाश उन्हीं के घर के बाहर फेंक कर फरार हो गए हैं। अहम खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं लाहौर से, जहां डिफेंस में नामालूम अफराद ने जज के ड्राइवर की लाश उन्हीं के घर के बाहर फेंक दी और फरार हो गए। पुलिस की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है कि मुल्ज़िमान बैंकिंग कोर्ट के जज के घर के सामने लाश छोड़ गए हैं। आपको साथ साथ ये भी बताते चलें कि मुलाजिम ने लाश को अस्पताल मुंतकिल किया, डॉक्टर ने मौत की तस्दीक भी कर दी है। जहांगीर खान साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जहांगीर, क्या मामला है ये डिफेंस सी में ये वाकया पेश आया है, जहाँ पर बैंकिंग कोर्ट के एक जज के ड्राइवर की मैयत जो है, लाश जो है, उनके घर के बाहर कुछ नामालूम अफराद जो है वो छोड़कर चले गए हैं, जिसके बाद घर के मुलाजमीन ने इस मैयत को, जो कि इस घर के ड्राइवर की है, एहसान इसका नाम है, इसको अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ पर डॉक्टर्स ने इसकी मौत की तस्दीक कर दी। पुलिस का ये कहना है कि शुबा है कि इसकी हलाकत जो है वो किसी ट्रैफिक हादसे में हुई है, लेकिन मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश शुरू कर दी गई है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया जा रहा है और उससे वुरसा से राब्ता कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद ये तयन किया जा सकेगा कि एहसान की हलाकत किसी ट्रैफिक हादसे में हुई है या कोई और वजह। इस वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश भी की जा रही है। जहांगीर, अपडेट्स के लिए शुक्रिया। अब बोलो फैसलाबाद में बात करेंगे शहर की सबसे बड़ी मछली मार्केट की, जो कि गुज़श्ता 5 साल से खस्ताहाली का शिकार है। यहाँ से आवाम का गुजरना भी महाल बन चुका है। मेरा नाम नबील है, मैं इस वक्त फैसलाबाद की सबसे बड़ी मछली मंडी में मौजूद हूँ और पिछले 5 साल से इस सड़क की हालत बिल्कुल खस्ता हो चुकी है। जगह जगह पर जो है वो खड्डे बने हुए हैं और यहाँ पर किसी MP MN ने कोई रुख नहीं किया और इसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। यहाँ से पूरे फैसलाबाद में जो है मछली सप्लाई होती है और दीगर इलाकों में मछली यहाँ से जाती है, लेकिन यहाँ पे रास्ता ख़राब होने की वजह से लोगों को गुजरने में बहुत दुश्वारी पेश आती है। ज़रा सी बारिश होने पर जगह जगह पर पानी जमा हो जाता है। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि वो यहाँ पर आके देखे और इस रास्ते को ठीक करे। यहाँ से दूर दराज से लोगों ने आकर मच्छी फ़रोख्त करनी होती है। और अब आपको दिखाते हैं खानपुर डैम से 25 किलोमीटर दूर एक ऐसा पुरफिजा मकाम, सयाहती मकाम, जहां 8 दिलकश आबशारें मजीद खूबसूरती बढ़ाती हैं। इसी मकाम की सैर पर आपको ले जा रहे हैं आतिफ कयूम। एक नहीं बल्कि 8 आबशारें हैं, जो कि इनका पानी जो है खानपुर डैम में जा रहा है। आबशार तक आने का रास्ता है वो बहुत ही मुश्किल और बहुत ख़तरनाक रास्ता है, जिससे यहाँ पे टूरिस्ट को आने के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना है। ट्रैक अभी तो थोड़ा सा है डेंजरस, लोगों को अपने सेफ्टीज करके आनी चाहिए। तो आहिस्ता आहिस्ता जब ये डेवलप और होगा तो इंशाल्लाह इसमें और बेहतरी आएगी। हाइकिंग जब आप करके आते हैं तो आपको रास्ता जो होता है वो डेंजरस लगता है, लेकिन जब आप अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं तो आपको ऐसी खूबसूरती नज़र आती है कि आपका दिल ठंडा हो जाता है। ग्रीनरी है, मज़ा आता है, साथ साथ पानी बह रहा है, इसके साथ साथ ट्रैक जाता है और जो ही आगे पहुंचते हैं थोड़ा सा तो वहाँ पे आबशारें हैं, वहाँ पे तो सारे मतलब मज़ा आ जाता है, सारे पैसे पूरे हो जाते हैं। बड़ी पुरसकून जगह है, कोई रश नहीं है, कोई इतनी ज़्यादा गैदरिंग नहीं है और माहौल के लिहाज से अगर देखा जाए तो माहौल इसका जो सराउंडिंग में है, लोगों का बिहेवियर वो बहुत अच्छा है।